आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में एक तस्वीर का जलवा छाया हुआ है जो न केवल आंखों को मोह लेती है बल्कि दिलों को भी झकझोर देती है। वो तस्वीर है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसमें वे सूट बूट में सजे हुए हैं। जेब में एक चमकदार पेन चमक रहा है, हाथ में एक मोटी सी किताब थामे हुए हैं और सबसे ऊपर उनकी दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली सीधा संसद भवन की ओर इशारा कर रही है। ये तस्वीर क्यों इतनी वायरल हो रही है? क्यों हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर रील में ये बार बार उभर आ रही है? क्यों प्रचार प्रसार के हर मंच पर इसका सहारा लिया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी फोटो है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा संदेश जो सदियों तक गूंजता रहेगा? दोस्तों, इस तस्वीर के हर तत्व में छिपा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन, उनकी संघर्ष की कहानी और समाज को दिए गए वे उपहार जो आज भी हमें रोशनी दिखाते हैं। लेकिन आइए इस रहस्य को खोलने के लिए हम एक छोटी सी कहानी में खो जाएं। एक ऐसी कहानी जो एक साधारण बच्चे के जिज्ञासु मन से शुरू होकर महान व्यक्तित्व की गहराइयों तक पहुंच जाएगी। ये कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि प्रेरणादायक भी, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है और हमारा भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक धूप भरी सुबह, अप्रैल का महीना, जब पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रंग में रंग जाता है। सड़कें तिरंगों से सजी हुई हैं, नारे गूंज रहे हैं, जय भीम, जय भारत, और हवा में एक उत्साह का संचार है जो हर दिल को स्पंदित कर देता है। इसी जयंती की भव्य रैली में लखनऊ की गलियों से गुजरते हुए एक छोटा सा लड़का, नाम था आरव, अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। आरव की उम्र महज 8 बरस की थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक थी जो जिज्ञासा की आग से जलती है। पिता एक साधारण सरकारी स्कूल के शिक्षक थे जिनका नाम था श्रीमान विष्णु कुमार। वे दोनों रैली के बीचों बीच थे, जहां बैंड बाजे बज रहे थे, झंडियां लहरा रही थीं और लोग हाथों में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें थामे नारे लगा रहे थे। आरव की आंखें चमक रही थीं, रंग बिरंगे पोस्टर, नाचते गाते लोग और सबसे ऊपर हर तरफ लगी हुई डॉक्टर अंबेडकर की वे मूर्तियां और फोटो जो सूट बूट में खड़ी थी, उंगली उठाए हुए। रैली समाप्त हुई, शाम ढलने लगी और पिता पुत्र घर की ओर लौट पड़े। रास्ते भर आरव चुपचाप था, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। घर पहुंचते ही जब वे थके मांदे सोफे पर बैठे तो आरव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता की ओर देखा और बोला, पिताजी, आज रैली में जो बाबा साहब की फोटो हर जगह लगी थी, वो हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? बाकी लोग तो साधारण कपड़ों में होते हैं, लेकिन बाबा साहब, वे तो राजा जैसे लगते हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए चाय का घूंट लिया और आरव को अपनी गोद में बिठा लिया। बाहर बारिश की बूंदें टपकने लगी थीं, मानो आकाश भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो। अरे वाह बेटा, कितना सुंदर सवाल पूछा है तूने। ये सवाल तो हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो बाबा साहब को सच्चे मन से समझना चाहता है। देख आरव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें कांटों भरी राहें थीं, जहरीले सांपों की तरह जातिवाद के डंक थे, और फिर भी हर कदम पर एक ज्योति जल रही थी, समानता की ज्योति। बेटा, कल्पना कर 1891 का वो दौर जब मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया भीमराव, लेकिन जन्म से ही उसके भाग्य में बंधन लिखे थे, क्योंकि वो दलित परिवार से था जिसे समाज अछूत कहता था। बचपन से ही स्कूल जाने का सपना देखने वाले उस मासूम को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, ये सोचकर आज भी दिल कांप जाता है। पिता ने एक गहरी सांस ली, मानो वे खुद उस दर्द को महसूस कर रहे हों। आरव की आंखें फैल गईं, वो चुपचाप सुन रहा था। बेटा, जब भीमराव स्कूल जाते तो उन्हें अलग बिठाया जाता। ऊंची जाति के बच्चे उनके साथ खेलते नहीं थे, लेकिन सबसे कड़वी यातना थी पानी की। स्कूल में कोई प्यासा हो जाता तो सवर्ण शिक्षक या चपरासी पानी पिलाते, लेकिन भीमराव, उन्हें तो छूना भी गुनाह माना जाता। वे घंटों प्यासे रहते, आंखों में आंसू लिए, हाथ फैलाए किसी का इंतजार करते। एक बार तो ऐसा हुआ कि चपरासी ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ लिया और पानी की टोंटी पर ले जाकर कहा, खुद पी लो। लेकिन भीमराव डर गए, वे कांप रहे थे। समाज की ये क्रूरता, ये भेदभाव ने उनके हृदय को जख्मी कर दिया, लेकिन यही जख्म उन्हें मजबूत बनाने वाला साबित हुआ। वे सोचते, क्यों मेरे जैसे लाखों लोग इस गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं? ये सवाल उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आरव ने सिर हिलाया। पिताजी, तो सूट बूट का क्या लेना देना? पिता ने हंसते हुए कहा, सब्र रख बेटा, कहानी तो अभी शुरू हुई है। भीमराव बड़े हुए पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन भारत में तो दरवाजे बंद थे। तब बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने भीमराव को स्कॉलरशिप दी। कल्पना कर, एक दलित बच्चे को विदेश भेजना उस समय कितना क्रांतिकारी कदम था। 1913 में भीमराव अमेरिका पहुंचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून, समाजशास्त्र सब कुछ सीखा। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रीज एंड बैरिस्टर की डिग्री। लेकिन बेटा, विदेश में भी भेदभाव का साया था। कितने ही अवसर छूटे, कितनी ही रातें आंसुओं में बीती, लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। वे पढ़ते, लिखते और सोचते, मैं लौटूंगा और अपने लोगों को आज़ादी दूंगा, न कि सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक आज़ादी। 1920 में भारत लौटे तो स्थिति वही थी, जातिवाद का जहर फैला हुआ। लेकिन भीमराव ने फैसला किया, समाज सुधार से शुरुआत करूंगा। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, अछूतों के लिए स्कूल खोले, पानी के कुओं तक पहुंच दिलाई। लेकिन बेटा, सूट बूट का राज यहीं से जुड़ता है। उस समय दलित समाज को कपड़ों से ही तौला जाता। वे फटे पुराने धोती कुर्ते में होते, मानो गरीबी और अपमान उनके भाग्य का हिस्सा हो। भीमराव सोचते, अगर मैं सूट बूट पहनूंगा, वेस्टर्न ड्रेस अपनाऊंगा, तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेगा। वे देखेंगे कि हम भी सम्मान के हकदार हैं, हम भी राजा रानी जैसे दिख सकते हैं। यह सूट सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि समानता का प्रतीक था। यह कहता था, हम नीचे नहीं, बराबर हैं। कल्पना कर, जब भीमराव सूट में सजे हुए मीटिंग्स में जाते तो लोग चौंक जाते। ये अछूत है, ये तो साहब लगता है। यही तो उनका मकसद था, समाज को आईना दिखाना। वे चाहते थे कि हर दलित घर में एक सूट लटके, हर बच्चा अच्छे कपड़ों में स्कूल जाए। और देख, आज लाखों लोग उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, सूट बूट पहनकर नौकरियां करते हैं, सम्मान कमाते हैं। यह उनकी विरासत है बेटा। आरव की आंखों में चमक आ गई। वह उछल पड़ा, वाह पिताजी, तो बाबा साहब ने सूट पहनकर सबको राजा बना दिया। मैं भी आज से सूट बूट में ही रहूंगा, स्कूल में भी। पिता ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, लेकिन सूट के साथ साथ मन भी साफ रखना। अब अगला सवाल पूछ जो तेरे मन में घूम रहा है। आरव ने शर्माते हुए कहा, पिताजी, बाबा साहब की जेब में हमेशा पेन यानी कलम क्यों रहती थी, जैसे कोई योद्धा तलवार रखता हो। पिता की आंखें नम हो गईं। वे उठे, अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, और पलटते हुए बोले, ये सवाल तो दिल को छू गया आरव। कलम? अरे, ये तो सिर्फ स्याही का टुकड़ा नहीं, बल्कि क्रांति की तलवार है, शिक्षा की ज्योति है। बेटा, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन शिक्षा के बिना अधूरा था। बचपन में जब उन्हें किताबें छूने तक की मनाही थी, तो वे रातों को चुपके से पढ़ते, लालटेन की रोशनी में, आंगन में लेटकर। शिक्षा ने उन्हें विदेश पहुंचाया, डॉक्टर बनाया। लेकिन वे जानते थे, एक व्यक्ति की शिक्षा से कुछ नहीं होता, पूरे समाज को शिक्षित करना जरूरी है। कल्पना कर, 1927 का वो महार सत्याग्रह। भीमराव ने अछूतों को चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। लेकिन कैसे? नारों से नहीं, कलम से। उन्होंने लेख लिखे, भाषण दिए, कानूनी दलीलें तैयार की। उनकी कलम ने मूकनायक अखबार जन्म दिया, जहां वे दलितों की आवाज उठाते। फिर जनता, प्रबुद्ध भारत, हर पन्ना कलम की स्याही से रंगा। बेटा, कलम का मतलब था शोषितों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना। ये आधुनिक तलवार थी जो खून बहाए बिना दुश्मन को हराती। और सबसे बड़ा कमाल, उसी कलम से उन्होंने भारतीय संविधान लिखा। 1947 में संविधान सभा में बैठे भीमराव रात दिन जागकर ड्राफ्ट बनाते। कलम उनके हाथ का हिस्सा बन गई। जेब में रखी कलम कहती थी, पढ़ो, लिखो, लड़ो। आज अगर हम आज़ाद हैं, समान हैं, तो इस कलम की देन है। बेटा, शिक्षा ही वो हथियार है जो जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आरव ने ताली बजाई। पिताजी, तो कलम योद्धा की तलवार है। मैं आज से अपनी जेब में कलम रखूंगा और खूब पढ़ाई करूंगा।
डॉक्टर बनूंगा जैसे बाबा साहब। पिता ने उसे गले लगा लिया। बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रख, कलम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए। अब सो जा, कल स्कूल है, लेकिन यह कहानी तेरे दिल में हमेशा रहेगी। लेकिन आरव सोया नहीं। रात भर उसके मन में घूमती रही वो तस्वीर, सूट बूट, कलम और वो उंगली। सुबह उठा तो पिता से बोला, पिताजी कल और सुनाओ ना। पिता मुस्कुराए, हाँ बेटा, लेकिन पहले नाश्ता कर, कहानी तो लंबी है। और इस तरह पिता पुत्र की ये बातचीत जारी रही दिन ब दिन। हर शाम जब सूरज ढलता वे डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में खो जाते। पिता बताते कैसे भीमराव ने बड़ौदा में नौकरी की लेकिन भेदभाव सहा, कैसे वे बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील बने लेकिन क्लाइंट्स कम मिले क्योंकि जाति का साया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1932 का पूना पैक्ट, जहां गांधी जी से समझौता किया लेकिन दलितों के लिए आरक्षण दिलाया। हर कदम पर कलम चलती रही। सूट बूट में वे कोर्ट जाते, सम्मान कमाते, समाज देखता, प्रेरणा लेता। एक दिन पिता ने आरव को पुरानी फोटो दिखाई 1940 की, जहां भीमराव सूट में सजे, कलम हाथ में भाषण दे रहे हैं। देख बेटा, ये कलम ने कितने कानून बदले। हिंदू कोड बिल, महिलाओं के अधिकार। आरव ने पूछा, पिताजी अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता? पिता ने गंभीर होकर कहा, तो बेटा आज भी लाखों लोग अछूत कहलाते, लेकिन उनकी कलम ने इतिहास बदल दिया। धीरे धीरे आरव समझने लगा। वो स्कूल में दोस्तों को बताता, मेरे पिताजी कहते हैं सूट पहनो तो राजा लगते हो। दोस्त हंसते, लेकिन आरव गंभीर था। घर आकर कलम जेब में डालता, किताबें पढ़ता। समय बीता, जयंती का 1 साल और आया। इस बार आरव ने खुद रैली में भाषण दिया, छोटा सा लेकिन भावपूर्ण। बाबा साहब ने सूट पहना, कलम थामी और हमें राजा बनाया। लोग तालियां बजाए, पिता की आंखें नम। ये कहानी अब सिर्फ उनके बीच की नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की हो गई। पड़ोसी आते, सुनते। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तेरे पिता ने सही कहा, अंबेडकर जी का सूट समानता का पहनावा था। आरव ने पूछा, काका आपने उन्हें देखा? बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, लेकिन उनकी कलम ने मेरी जिंदगी बदली। मैं स्कूल गया, नौकरी पाई। इस तरह कहानी फैलती गई। सोशल मीडिया पर भी। आरव के पिता ने एक पोस्ट डाला, मेरे बेटे का सवाल, बाबा साहब सूट क्यों? हजारों लाइक्स, शेयर्स। लोग कमेंट करते, शिक्षा का महत्व बताओ। पिता जवाब देते, कलम तलवार है। यह तस्वीर अब वायरल हो रही थी क्योंकि इसमें छिपा था संदेश प्रेरणा का। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीता जागता उदाहरण था। उनका सूट कहता था, उठो पहनो सम्मान। कलम चिल्लाती, पढ़ो लिखो बदलो। बेटा अगर आज हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर की ये छवि प्रचार में क्यों? क्योंकि आज भी समाज में भेदभाव है, अमीर गरीब, जाति धर्म। लेकिन उनकी तस्वीर याद दिलाती समानता संभव है। सूट बूट पहनकर, कलम थामकर। आरव आज बड़ा हो गया है लेकिन वह कहानी भूलता नहीं। हर जयंती पर वो सूट पहनता, कलम जेब में रखता और सोचता, बाबा साहब आपका शुक्रिया। सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थीं, मानो सूरज भी इस पिता पुत्र की बातचीत को सुनने के लिए अधीर हो। आरव ने रात भर नींद में सपने देखे थे, सपने जिनमें बाबा साहब सूट बूट में खड़े थे, जेब में कलम चमक रही थी, लेकिन वो उंगली, वो सीधी अटल उंगली जो हवा में तनी हुई संसद भवन की ओर इशारा कर रही थी, जैसे कोई अनकहा रहस्य छिपाए हुए। आरव की आंखें खुली तो वह सीधा पिता के बिस्तर पर पहुंच गया। पिताजी उठिए ना, आज वो आखिरी सवाल पूछना है। बाबा साहब की उंगली वो क्यों इशारा करती है? और हाथ में वो किताब क्या है? बताइए ना। उसकी आवाज में उत्साह था, जिज्ञासा थी और एक बच्चे की वो मासूमियत जो दुनिया के सबसे बड़े सवालों को भी सरल बना देती है। पिता विष्णु कुमार ने आंखें मली, मुस्कुराए और आरव को बाहों में उठा लिया। अरे वाह मेरे जिज्ञासु शेर, ये सवाल तो सबसे गहरा है बेटा। ये सवाल नहीं, एक यात्रा है, भारत की आत्मा की यात्रा। आजा चाय बनाते हैं और फिर शुरू करते हैं। लेकिन याद रख, ये कहानी इतनी लंबी है कि दिन भर लग जाएगी और फिर भी खत्म न हो। वे रसोई में पहुंचे जहां मां पहले से ही चाय उबाल रही थी।
आरव ने उत्सुकता से कहा। माँ, आज पिताजी बाबा साहब की उंगली का राज बताएंगे। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, बाबा साहब की हर चीज में राज है, लेकिन उंगली तो जैसे चेतावनी है, जागो, उठो, चलो। चाय के घूंट के साथ पिता ने आरव को गोद में बिठाया और शुरू किया। बेटा, कल हमने सूट बूट की बात की, कलम की ताकत समझी, लेकिन ये उंगली, अरे ये तो पूरी क्रांति का प्रतीक है। कल्पना कर, 1949 का वो ऐतिहासिक दिन, संविधान सभा का हॉल दिल्ली में, हवा में तनाव है, बहसें गूंज रही हैं। देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज़ादी का मतलब क्या? सिर्फ ब्रिटिश राज से मुक्ति? नहीं बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे कि असली गुलामी तो समाज के अंदर है, जाति का जहर, असमानता का काला बादल। वे घंटों खड़े रहे, अपनी उंगली संसद की ओर तानकर, जैसे कह रहे हों, ये तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, लेकिन पहले तो किताब की बात करते हैं, क्योंकि बिना किताब के उंगली बेकार है। आरव की आंखें चमक उठीं। किताब? वो नीली सी मोटी? पिता ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वो किताब कोई साधारण किताब नहीं, उसका नाम है भारतीय संविधान। ये भारत का दिल है, इसकी धमनियां हैं, इसकी सांसें हैं, और ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। कल्पना कर, कितना संघर्ष रहा होगा। 1946 में जब संविधान सभा बनी तो भीमराव को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन बेटा, ये आसान न था। ऊंची जातियों के लोग, ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले, उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। एक अछूत संविधान कैसे लिखेगा? वे फुसफुसाते, लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। वे रात दिन जागते, किताबें पढ़ते, अमेरिकी संविधान, फ्रेंच क्रांति के दस्तावेज, आयरिश स्वतंत्रता संग्राम। उनकी मेज पर सैकड़ों किताबें बिखरी रहती। सहायक पूछते, सर कब सोएंगे? वे मुस्कुराते, जब ये देश समान हो जाएगा। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगातार बहसें, संशोधन। अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार, 26 जनवरी 1950 को लागू। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। लेकिन बेटा, ये सिर्फ कागज नहीं, ये लाखों संघर्षों का खून है। पिता की आवाज में एक गहरा भाव था, जैसे वे खुद उस हॉल में खड़े हों। आरव ने हाथ जोड़े। पिताजी, तो बाबा साहब ने इसे क्यों बनाया? पहले तो सब कुछ था ना? पिता ने सिर झुकाया। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं था। आज़ादी मिली, लेकिन दलितों को, उन्हें तो गांवों में मंदिरों से दूर रखा जाता, स्कूलों से बाहर। भीमराव बचपन से देखते आए थे कैसे उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, फिर भी सम्मान न मिला। कैसे उनकी मां भीमाबाई ने घर संभाला, लेकिन समाज ने तिरस्कार किया। भीमराव ने सोचा, एक ऐसा कानून चाहिए जो हर नागरिक को बराबर बनाए। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। बेटा, ये शब्द नहीं, जादू हैं। इन्होंने लाखों जिंदगियां बदली। कल्पना कर, एक दलित लड़की जो पहले मंदिर न जा सकती, आज सरपंच बनती है। एक आदिवासी बच्चा जो पहले किताब न छूता, आज IAS। यह संविधान की देन है, और भीमराव ने इसे इतना मजबूत बनाया कि बदलना मुश्किल हो। लेकिन बेटा, गर्व से कहता हूं, मैं इस देश का निवासी हूं, जहां समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व हर नागरिक का हक है। आरव ने ताली बजाई, लेकिन फिर सिर से कोड़ा। लेकिन पिताजी, उंगली, वो किताब पकड़े हुए उंगली क्यों? पिता ने गहरी सांस ली, मानो वर्षों का दर्द उगल रहे हों। अब आता हूं उस उंगली पर बेटा। यह उंगली कोई साधारण इशारा नहीं, ये एक क्रांति का न्योता है। देख, संविधान सभा में जब भीमराव भाषण देते, वे अपनी तर्जनी उंगली संसद भवन की ओर तानते। क्यों? क्योंकि वे कहना चाहते थे, तुम ही शासक हो, यह संसद तुम्हारी है। बेटा, स्वतंत्र भारत में संसद बनी, लेकिन कौन भेजा? ऊंची जातियां, अमीर घराने, दलित, पिछड़े। वे तो वोट देते, लेकिन आवाज न उठाते। भीमराव चिल्लाते, जाओ, अपने अधिकार जानो, संविधान पढ़ो, कर्तव्य समझो, फिर योग्य व्यक्ति चुनो जो तुम्हारे हक की रक्षा करे। ये उंगली कहती, स्कूल जाओ, पढ़ो, कॉलेज जाओ, सीखो, संसद जाओ, शासन करो। कल्पना कर,
1952 का पहला आम चुनाव। भीमराव ने अपना दल बनाया लेकिन हार गए। क्यों? क्योंकि समाज अभी तैयार न था। लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने कहा, मेरी जय जयकार न करो, मेरे मार्ग पर चलो। यह उंगली उसी मार्ग की ओर इशारा है। आरव की आंखें नम हो गईं। पिताजी, तो बाबा साहब हमें कह रहे थे जाओ, संसद में जाओ। पिता ने हाँ कहा, बिल्कुल। और कितना गहरा संदेश है। बेटा, आज भी देख, संसद में दलित सांसद कम क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे कम, योग्य कम। लेकिन संविधान कहता आरक्षण दो, अवसर दो। अनुच्छेद 330, 332 विधानसभाओं में सीटें आरक्षित। लेकिन भीमराव चाहते थे आरक्षण सीढ़ी बने, न कि बंधन। वे कहते, शिक्षा लो, फिर शासन करो। ये उंगली चेतावनी भी है। अगर तुम न जाओगे तो अन्य लोग तुम्हारे नाम पर फैसले लेंगे। कल्पना कर, 1951 का वो दौर। भीमराव ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा, बौद्ध धर्म अपनाया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में सुधार असंभव लग रहा था। लाखों दलित उनके साथ बौद्ध बने। लेकिन राजनीति में वे लड़े। लेकिन अंत में 1956 में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन जाते जाते उंगली तनी रही, जागो। पिता ने आरव को एक पुरानी किताब दी, संविधान की कॉपी। देख बेटा, ये छू, महसूस कर। हर पन्ने पर भीमराव का खून है। आरव ने पन्ने पलटे, अनुच्छेद पढ़े। पिताजी, अनुच्छेद 51 कर्तव्य, पर्यावरण बचाओ, वैज्ञानिक सोच अपनाओ। पिता ने सराहा। हाँ, संविधान अधिकार देता है, लेकिन कर्तव्य भी सिखाता। भीमराव जानते थे, बिना कर्तव्य के अधिकार व्यर्थ। ये उंगली कहती, पहले कर्तव्य निभाओ, फिर अधिकार लो। जाओ, वोट दो, लेकिन सोच समझकर। योग्य नेता चुनो, जो भ्रष्ट न हो, जो समानता लाए। आरव ने कहा, मैं बड़ा होकर सांसद बनूंगा, बाबा साहब की तरह। पिता ने गले लगा लिया। बनना बेटा, लेकिन पहले पढ़ो, कलम थामो, सूट पहनो, सम्मान का। कहानी यही न रुकी। शाम ढली तो पिता ने आरव को बाहर ले जाया, मोहल्ले के पार्क में, जहां अंबेडकर की छोटी सी मूर्ति लगी थी। उंगली तनी हुई। देख बेटा, हर मूर्ति में यही उंगली। क्यों? क्योंकि संदेश अमर है। वे बैठे और पिता ने जारी रखा, बेटा, संविधान बनाने के दौरान कितनी रुकावटें आईं। नेहरू जी चाहते थे तेजी से, लेकिन भीमराव कहते हर शब्द सोचो। एक बहस में किसी ने कहा आरक्षण हटा दो। भीमराव ने उंगली तानकर कहा, नहीं, सदियों का अन्याय एक रात में न सुधरेगा। पूना पैक्ट याद है। 1932 में गांधी जी के अनशन पर भीमराव ने समझौता किया, लेकिन अलग निर्वाचन छोड़ दिया। क्यों? देश की एकता के लिए। लेकिन उंगली हमेशा तनी रही, अपना हक लो। आज 2023 में भी जब हम देखें तो संविधान कितना प्रासंगिक। कोविड में अनुच्छेद 21 ने जीवन बचाया। CAA बहस में नागरिकता पर बहस। लेकिन बेटा, समस्या यही है, हम उंगली के संदेश को भूल जाते। आरव ने पूछा, पिताजी, अगर सब संविधान माने तो क्या हो? पिता ने आकाश की ओर देखा, तो स्वर्ग हो जाए बेटा। कोई भूखा न रहे, कोई बेघर न। अनुच्छेद 39 संसाधनों का समान वितरण। लेकिन अमल न हो तो? उंगली चेताती। वे घंटों बात करते रहे। पड़ोसी आ गए, सुनने लगे। एक युवा लड़का बोला, अंकल, आजकल राजनीति में भ्रष्टाचार। बाबा साहब क्या कहते? पिता ने कहा, वही उंगली माइनस, योग्य चुनो। संविधान कहता, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। रात हुई तो आरव ने कहा, धन्यवाद पिताजी, मैं बाबा साहब के मार्ग पर चलूंगा, शासनकर्ता बनूंगा। पिता ने आशीर्वाद दिया, चलना बेटा, और याद रख, माइनस जय जयकार न, अनुसरण कर। समय बीता, जयंती आई। इस बार आरव ने स्कूल में निबंध लिखा, माइनस, बाबा साहब की उंगली मेरा भविष्य। टीचर ने सराहा। घर लौटकर बोला, पिताजी, मैंने लिखा उंगली संसद की ओर, लेकिन दिल लोगों की ओर। पिता गर्व से भर गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर के साथ, बाबा साहब का संदेश, उंगली से जागो, वायरल हो गया। लोग शेयर करते, कमेंट करते, शिक्षा लो, संसद जाओ। एक वकील ने लिखा, अंबेडकर जी का संविधान आज भी जंग लड़ रहा। आरव पढ़ता, सीखता। एक दिन पार्क में मूर्ति के पास सभा हुई। आरव ने भाषण दिया,
बाबा साहब की उंगली कहती तुम शासक हो। तालियां गूंजी, बुजुर्ग आंखें पोंछते। ये कहानी अब शहर भर फैल गई। स्कूलों में पढ़ाई होने लगी। टीवी पर डिबेट, अंबेडकर की उंगली आज के लिए। विशेषज्ञ कहते संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करो, लेकिन मूल संदेश वही, जाओ पढ़ो चुनो। आरोप बड़ा होता गया। कॉलेज में लॉ पढ़ा, संविधान पर थीसिस लिखी। उंगली का प्रतीकवाद, अंबेडकर का लोकतांत्रिक दर्शन। प्रोफेसर बोले, बेटा तू भीमराव की तरह सोचता है। आज जब हम देखें तो वो तस्वीर क्यों वायरल? क्योंकि उंगली आज भी इशारा कर रही भ्रष्टाचार के खिलाफ, असमानता के खिलाफ। संविधान 75 साल पुराना लेकिन युवा। अनुच्छेद 368 संशोधन लेकिन मूल भाव अटल। बेटा अगर हम उंगली माने तो भारत महाशक्ति बनेगा। आरव आज वकील है, कोर्ट में लड़ता दलित अधिकारों के लिए। हर सुनवाई में वो सोचता, बाबा साहब आपकी उंगली मेरे साथ है। पिता बूढ़े हो गए लेकिन मुस्कुराते, बेटा तूने संदेश पहुंचा दिया। ये कहानी खत्म न होती। हर जयंती पर, हर वोट पर उंगली तनी रहती। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान ज़रूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।